नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहले ही दिन सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं ले ली वापस। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि हिमाचल ही नहीं गुटबाजी कहीं इन राज्यों में भी ना डुबा दे बीजेपी की लुटिया। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि राजस्थान में बैलगाड़ी चलाते नजर आए राहुल गांधी और देसी अवतार में वीडियो हो गया वायरल। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा मथुरा का, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा लोगों को लड़वा कर करना चाहते हैं राजनीति। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गायब हो रहे हैं गुलाबी नोट। 2000 रुपए का गुलाबी नोट कहां गायब हो गया, संसद में उठी नोट को वापस लेने की मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल की तरह बाकी राज्यों में भी भाजपा को झटका लगने वाला है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पहले ही दिन हिमाचल में सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला, विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं ले ली वापस। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यभार संभालने के पहले ही दिन एक बड़ा फैसला लिया और इस फैसले के अनुसार विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से वापस लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों की बैठक में फैसला लिया गया है कि हिमाचल भवन सदन में जो जनता से पैसे लिया जाता है वहीं विधायकों से लिया जाएगा और विधायक आम नागरिक की तरह सभी बकाया भुगतान करेंगे। विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जैसा कि हमने लोगों से वादा किया था, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता सुनील शर्मा को मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है और सुनील शर्मा को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है। हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले सुक्खू की ओर से की गई ये पहली नियुक्ति है और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार का दर्जा कैबिनेट मंत्री के स्तर का होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल ही नहीं, गुटबाजी के कारण कई राज्यों में भाजपा की डूब सकती है लुटिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में तो जीत मिली, लेकिन हिमाचल में भयंकर हार भाजपा को मिली है, जिसने बीजेपी की जीत के जश्न को फीका कर दिया है। पहाड़ी राज्य में सत्ता गंवाने के बाद भगवा पार्टी हार की समीक्षा में जुटी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक संगठन में गुटबाजी की वजह से बीजेपी सत्ता से दूर रह गई। हमीरपुर समेत कई जिलों में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव परिणाम आने के बाद अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ हार को लेकर चर्चा भी की। केंद्र में मजबूत सरकार होने के बावजूद राज्यों में आंतरिक गुटबाजी ने पार्टी हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी समय रहते अगर गुटबाजी पर रोक नहीं लगा पाई तो अगले साल कई राज्यों में पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। जहां दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वसुंधरा वर्सेस गजेंद्र शेखावत की जो गुटबाजी है वो जबरदस्त नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकती है। बात कर्नाटक की जाए तो कर्नाटक में बोम्मई वर्सेस येदियुरप्पा की जो लड़ाई है वो भी यहां पर भीतर घात के जरिए बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो शिवराज वर्सेस नरोत्तम सिंधिया गुट भी इसमें हावी नजर आ रहा है और इससे भी बीजेपी का समीकरण बिगड़ सकता है। दोस्तों, इन महत्वपूर्ण राज्यों में अब चुनाव होने वाले हैं और अगर गुटबाजी पर कंट्रोल नहीं कर पाई बीजेपी तो बीजेपी का हिमाचल वाला हाल होना इन राज्यों में तय है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में बैलगाड़ी चलाते नजर आए राहुल गांधी और देसी अवतार का वीडियो हो गया वायरल। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत की और बैलगाड़ी की सवारी की। इस दौरान पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के 95वें दिन राहुल गांधी ने रविवार सुबह कोट खुर्द गांव से कोटा लालसोट मार्ग पर दही खेड़ा गांव तक बैलगाड़ी की सवारी की और जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने बलदेवपुरा गांव से अपनी पदयात्रा शुरू की तो उन्होंने देखा कि एक बैलगाड़ी किसानों के एक समूह को ले जा रही है जो हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। स्थानीय कांग्रेस नेता महावीर मीणा ने कहा कि राहुल गांधी बैलगाड़ी पर आए और किसानों से बातचीत की। उन्होंने उनकी शिकायतें भी सुनी। महावीर मीणा ने कहा कि मैंने उनसे बैलगाड़ी की सवारी करने का अनुरोध किया। शुरू करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मथुरा से बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले लोगों को लड़ा कर करना चाहते हैं ये लोग राजनीति। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिम्पल यादव के साथ वृंदावन पहुंचे और यहां पहुंचकर दोनों ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना कर ठाकुर बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लिया। और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को जो रास्ता है वो लोगों के सपने पूरे नहीं कर सकता, लोगों के सपनों को तोड़ता है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अभी कोई बाजार
बाजार नहीं बचा हुआ है जहां पर व्यापारी के यहाँ जीएसटी का छापा नहीं पड़ा होगा। यह कैसा जीएसटी का कानून बनाया जिसमें इतने संशोधन करने पड़े। व्यापारियों का भी बीजेपी से भरोसा उठता जा रहा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है। वो नफरत करके राजनीति करना चाहते हैं और वो लोगों को लड़ा कर राजनीति करना चाहते हैं। वो कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं और सबको गरीब बनाना चाहते हैं। जब इन्हें वोट चाहिए था उस समय रिफाइंड और चावल दे रहे थे और गेहूं दे रहे थे। वोट मिल गया तो अब सब साफ कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कहां गायब हो गया 2000 रुपए का गुलाबी नोट? संसद में उठी नोट को वापस लाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, 2000 रुपए का गुलाबी नोट 2016 में नोटबंदी के बाद बाजार में तेजी से नकदी सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार लेकर आई थी। अब उसे वापस लेने की मांग शुरू हो चुकी है। यह मांग किसी और ने नहीं बल्कि केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने की है, जो बिहार के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। सुशील मोदी ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि 2000 रुपए का नोट का मतलब ब्लैक मनी हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार को 3 साल का जनता को समय देकर धीरे धीरे 2000 रुपए के नोट को वापस ले लेना चाहिए। दरअसल 6 साल पहले 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने 1000 और 500 के पुराने नोट को नोटबंदी का ऐलान कर उसे रद्द कर दिया था। नोटबंदी के बाद बाजार में नकदी डालने के लिए आरबीआई 2000 रुपए के नोट लेकर आई, लेकिन अब 2000 रुपए के नोट का दर्शन दुर्लभ होता जा रहा है। एटीएम से बिरले 2000 रुपए के नोट निकलते हैं। बाजार में 2000 के नोट के लीगल टेंडर खत्म होने की भी अफवाह उड़ती रहती है। 2000 रुपए के नोट की जमाखोरी हो रही है और नोटबंदी के बावजूद 2000 रुपए के जाली नोट बाजार में आ चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दलितों ने भी डिंपल को दिया वोट। क्या एससी वोट 2024 में सपा और अखिलेश यादव को मिलेंगे? जी हाँ दोस्तों, मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। डिंपल यादव को हर जाति और वर्ग का वोट मिला है। यहाँ तक कि पिछड़ी जाति में गैर यादवों और दलितों ने भी बड़ी संख्या में बीजेपी की जगह सपा को चुना और डिंपल यादव के पक्ष में मतदान किया। जसवंत नगर विधानसभा के ताखा में गैर यादव मतदाताओं ने सपा को वोट किया। दलितों का वोट भी सपा को मिला है। ताखा के नारायणपुर मतदान केंद्र पर केवल दलित मतदाता हैं और इस केंद्र पर सपा को 248 और भाजपा को केवल 18 वोट मिले हैं। वहीं भावर के मतदान केंद्र पर सपा को 290 और भाजपा को केवल 1 वोट मिला है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 में दलितों का वोट समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को मिलने जा रहा है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2 लोगों की सलाह पर बीजेपी से तोड़ा था गठबंधन। सीएम नीतीश ने अचानक कर दिया ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जेडीयू आरजेडी महागठबंधन की सरकार को अभी कुछ महीने ही बीते हैं और इसी बीच सीएम नीतीश कुमार के एक बयान ने सियासी गलियारे में चर्चा का दौर छेड़ दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने बीजेपी से संगठन तोड़ने को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 2 लोग जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और कैबिनेट मंत्री विजेंद्र यादव हैं, इन दोनों की सलाह पर बीजेपी से उन्होंने गठबंधन तोड़ा और गांधी मैदान के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने ये बातें कही हैं। हालांकि उनके इस बयान की टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ललन सिंह के बयान को कितना सीरियस लेंगे मोदी शाह? जेडीयू अध्यक्ष ने कहा 2024 में भाजपा मुक्त हो जाएगा बिहार। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू के अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से कहा गया है कि 24 में बिहार बीजेपी मुक्त हो जाएगा। ललन सिंह के इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग अपने अपने हिसाब से गुणगणित लगा रहे हैं और आखिर ललन सिंह के इस बयान का आधार क्या है ये लोग सोच रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में अभी से एक्टिव हुई कांग्रेस। विधानसभा चुनाव से पहले जारी है 10 सूत्री प्लान। जी हाँ दोस्तों, पिछले सप्ताह हिमाचल प्रदेश की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनावों के लिए भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कुछ महीने बाकी हैं और ऐसे में कांग्रेस की राज्य इकाई ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के परिवर्तन, प्रगति और विकास के लिए 10 सूत्री चार्टर जारी किया है और इस मामले से जुड़े लोगों ने रविवार को ये जानकारी दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को 10 सूत्री प्लान की घोषणा की थी। बता दें कि खड़गे ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष संभालने के बाद बेंगलुरु से 600 किलोमीटर दूर अपने गृह नगर कुलबर्गी में शनिवार को अपनी पहली यात्रा की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल में हार पर बीजेपी में फूट। धूमल ने बेटे अनुराग को दिया क्लीन चिट और उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे और अब उनके पिता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बचाव में आए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अनुराग ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के दौरान बगैर रुके काम किया है और इसके अलावा
ठाकुर गुजरात चुनाव में भी व्यस्त रहे। तो दोस्तों सीधा सीधा गुजरात चुनाव का नाम लिया है यहाँ पर, जो बड़ा इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब गुजरात में जीत हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी की जीत बताई जा रही है, ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है। और जब हिमाचल में हार हो गई है तो प्रधानमंत्री मोदी को उसका जिम्मेदार रही उसका ठीकरा अनुराग ठाकुर पर फोड़ा जा रहा है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री होने के अलावा पहाड़ी राज्य से ही सांसद भी हैं और उनके पिता की गिनती भी राज्य के दिग्गजों में से आती है। और ऐसे में चुनाव हारने के चलते वो सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का शिकार हो गए थे। और अब एक चैनल से बातचीत में धूमल ने कहा कि ठाकुर ने चुनाव में बगैर रुके प्रतिदिन काम किया है। भाजपा ने ठाकुर के गृह जिला हमीरपुर में 5 सीटें गंवा दी हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहाँ पर, ठाकुर के गृह जिला में हमीरपुर से 5 सीटें बीजेपी ने गंवा दी हैं, जिसके बाद ये करारी हार बीजेपी के हाथ लगी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हिमाचल के हार के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं या फिर अनुराग ठाकुर जिम्मेदार हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवाजी का अपमान करने वाले राज्यपाल पीएम मोदी के मंच पर, इसका क्या मतलब? उद्धव ठाकरे ने दागा ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना में पड़ी फूट के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और तब से ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे गुट धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हालांकि रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि उनकी पार्टी में आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही महाराष्ट्र में भीम शक्ति और शिव शक्ति का फार्मूला अस्तित्व में आएगा। और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्यों खड़ा है? अपने सवाल के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार को भी घेरने का प्रयास किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक ही मंच पर प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल के होने का क्या मतलब निकाला जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद चल रहा है, जिस पर लगातार कर्नाटक के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री इस गंभीर विषय पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उपराजधानी नागपुर को जोड़ने वाले 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मौजूद थे। और इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत कई आला नेता नागपुर में मौजूद थे। कोश्यारी ने कहा था कि शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी को पुराने युग की बात बताई थी उन्होंने और अब वो प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर भी दिखे हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने आड़े हाथों ले लिया है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बूंदी से शुरू, प्रियंका गांधी ने लोक नृत्य का लिया आनंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी से शुरू हुई और ये यात्रा बूंदी के तेजाजी महाराज मंदिर से शुरू हुई। यात्रा में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी पार्टी सांसद राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने पारंपरिक लोक नृत्य करने वाले कलाकारों का नृत्य देखा और उन्हें प्रोत्साहित किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आज भारत जोड़ो यात्रा के लिए बेहद पवित्र दिन है, क्योंकि इस सफ़र की शुरुआत एक ऐसे महानायक और भगवान शिव के 11वें अवतार कहे जाने वाले सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के पवित्र स्थल से प्रारंभ होकर भगत सिंह सर्किल कुस्ताला तक जाने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब हरियाणा के किसानों ने फिर दिखा दिए तेवर, सरकार को दिया अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, पंजाब व हरियाणा के हजारों किसानों ने रविवार को कुंडली बॉर्डर के पास महापंचायत में पहुंचकर केंद्र व राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। महापंचायत में लंबित लोगों के समाधान में देरी किए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार को आड़े हाथे लिया और इस दौरान राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में सरकार के सामने मांगे रखी। किसानों ने दो टूक कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो एक बार फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों ने सरकार को आगाह किया कि 2024 चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले रविवार को जीटी रोड स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के प्रमुख गेट पर खाली पड़े परिसर में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ और इसकी अगुवाई किसान नेता मोर्चा के प्रमुख नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, बलदेव सिंह सिरसा व अभिमन्यु कुहाड़ ने की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी से
किसानों ने की गहलोत सरकार की शिकायत, कहा बिजली का बिल ज़्यादा आता है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में 8वां दिन है और यात्रा बूंदी जिले से सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश कर चुकी है। सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश करते ही राहुल गांधी ने खजूरी गांव में टी ब्रेक लिया और राहुल गांधी एक किसान वेणी प्रसाद मीणा के घर पर चाय के लिए रुके। इस दौरान किसान ने राहुल गांधी को कहा कि उसका बिजली का बिल ज़्यादा आता है, बिजली के बिल में भी कोई छूट नहीं मिल रही है और इसी के साथ बिजली कर्मचारी मीटर रीडिंग के लिए आते ही नहीं हैं, मनमर्जी के बिल भेजते हैं। किसान यही नहीं रुका और उसने राहुल गांधी के सामने पूरी भड़ास निकालते हुए कहा कि पूरे गांव का यही हाल है, उसे खाद के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। खाद का जो कट्टा 270 रुपये का आता है वो कालाबाजारी के चलते 600 रुपये में खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वहीं उसके लिए भी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। किसान वेणी प्रसाद मीणा ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी उनके घर आएंगे। सुबह 5 बजे उनकी टीम के लोग आए और कहा कि राहुल गांधी आपके यहाँ टी ब्रेक करना चाहते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी विधायक की चिट्ठी से मचा राजनीतिक भूचाल, जेपी नड्डा से सत्ता संगठन में फेरबदल की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। पार्टी अनुशासन के विपरीत ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और चिट्ठी में सत्ता और संगठन में फेरबदल की मांग की गई है। हालांकि चिट्ठी लिखने वाले विधायक अपने बागी तेवर के लिए जाने जाते हैं। वो पहले समाजवादी पार्टी फिर कांग्रेस के बाद तीसरी बार बीजेपी में एमएलए हैं और यहाँ बता दें कि सतना जिले की मैहर विधानसभा सीट से नारायण प्रसाद त्रिपाठी बीजेपी के विधायक हैं। नारायण प्रसाद त्रिपाठी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि गुजरात राज्य की तर्ज पर मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मंशा अनुरूप सत्ता और संगठन में आमूलचूल परिवर्तन किए जाएं। उन्होंने नड्डा को गुजरात में पार्टी की शानदार व ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता जो कि पार्टी के हमेशा से शुभचिंतक हैं और चाहते हैं कि प्रदेश में फिर से गुजरात की तर्ज पर सरकार बने, इस हेतु कार्यकर्ताओं की मंशा अनुरूप यहाँ भी सत्ता और संगठन में पूरी तरह बदलाव किए जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कहीं तो कमीशन मत खाओ, लखीमपुर खीरी में खराब सड़कें बनती देख भड़के बीजेपी विधायक। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर सदर सीट से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने शारदा नगर में बन रही सड़क को लेकर गंभीर सवाल उठा दिया। दरअसल जब वो किसी मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे तो वहां गाड़ी से उतरते ही उनका जूता सड़क से चिपक गया। जूता खींचने लगे तो तारकोल और कंक्रीट के टुकड़े उनके जूते में चिपक गए और इस पर विधायक ने ठेकेदारों की जमकर क्लास लगाई और अधिकारियों से कहा कि कहीं तो कमीशन खाना छोड़ दो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव की संभावना, मिशन 2023 की तैयारी होने लगी है शुरू। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव के साथ पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की भी संभावना है। इसके लिए सियासी दलों के अलावा प्रशासन ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी का प्रभार संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल सलगोत्रा को अगले आदेश तक सौंप दिया है। पंचायत मतदाता सूचियों को तैयार करने का काम भी अगले सप्ताह से जिला स्तर पर शुरू होने जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सुरक्षा हालात ठीक रहे तो अगले साल अप्रैल या मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत का 5 साल का कार्यकाल भी अक्टूबर 2023 में पूरा होने जा रहा है। ऐसे में 3 बड़े चुनाव के लिए प्रदेश में पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इन चुनावों को देखते हुए भाजपा, कांग्रेस, पीडीपी, नेका, अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है और अगले महीने जम्मू कश्मीर में भाजपा के शीर्ष नेताओं में जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के तहत अगले महीने जम्मू कश्मीर आने वाले हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोबारा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी पार्टी नेताओं को सक्रिय करने में जुटे हुए हैं। पीडीपी, अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तक नए मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई है और उन्होंने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी अध्यक्ष को उनका नेता चुनने के लिए अधिकृत किया। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री की रेस से बाहर चल रही हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री पद के लिए जो 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता विपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री और सीनियर पार्टी नेता
नेता विपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री और सीनियर पार्टी नेता राजिंदर राणा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विधवा प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाने के लिए नारेबाजी की थी, इसलिए पार्टी आलाकमान प्रतिभा के नाम पर शायद ही मुहर लगाएगा। तो दोस्तों, कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपको बताएंगे, लेकिन पल पल की अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।